Assalamu alaikum guys, my name is Abdul Wajid and today we are back again with another new topic which is called multipolar world order. तो 1991 में जो सोवियत यूनियन था वो डिसइंटीग्रेट कर गया जिसकी वजह से यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश हो गया। उससे पहले बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस डिसइंटीग्रेशन द सोल सुपर पावर इमर्ज्ड इन द शेप ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जिसकी वजह से यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट हो गया। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थी वो ग्लोबली एक मेजर पुलिसमैन थी जो कि बैलेंस कर रही थी अफेयर्स को। हाउएवर things have started to change recently because of some emerging new powers, and due to this the world order is shifting to multipolarity and China is leading it। तो आज उससे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है। उसको म्यूनिक सिक्योरिटी रिपोर्ट जो आई है उसको हम एनालाइज करेंगे, उसमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस मल्टीपोलरिटी हैज़ बिकम अ बज़वर्ड इन इंटरनेशनल रिलेशंस। उसके अलावा म्यूनिक सिक्योरिटी रिपोर्ट 2025 डिक्लेयर्स द वर्ल्ड इज़ ऑलरेडी मल्टीपोलर। दिस इज़ अ बिग ब्रेक थ्रू इज़ द म्यूनिक सिक्योरिटी रिपोर्ट डिक्लेयर्स द वर्ल्ड ऑर्डर एज मल्टीपोलर। उसके अलावा ग्लोबल ऑर्डर पोस्ट कोल्ड वार जो था लेड बाय द यूएस इज़ नो लॉन्गर डोमिनेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। शिफ्ट टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी, शिफ्ट कैसे हुई है? पावर इज़ नो लॉन्गर कंसंट्रेटेड इन वन और टू स्टेट्स। तो पहले कौन सा था जिसमें पावर कंसंट्रेटेड था? तो वो कौन सी स्टेट थी? यूएस और यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन दोनों पावर्स के पास पहले पावर था और अब जो है ना वो पावर शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स मल्टीपल न्यू इमर्जिंग इकोनॉमीज एंड मोर एक्टर्स आर नाउ eyeing for influence in global politics. For example, BRICS, European Union and India. उसके अलावा अकॉर्डिंग टू IMF emerging markets made up to 58.9% of global GDP। मतलब इमर्जिंग मार्केट्स उनमें से चाइना हो गया, इंडिया हो गई, फ्रांस हो गई, जर्मनी हो गई, यूरोपियन यूनियन। तो उन सब की जो ग्लोबल जीडीपी में शेयर है वो है 58.9%। ब्रिक्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है 40% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स के लिए। और ब्रिक्स जो है वो वेस्टर्न डोमिनेटेड है। जो G20 है ऑर्गेनाइजेशन उसको सरपास कर गई है इन ग्लोबल एक्सपोर्ट्स एज वेल एज एनर्जी रिसोर्सेज एंड सम अदर डायमेंशंस। मल्टीपोलैरिटी जो है स्ट्रक्चरल है, नॉट जस्ट इकोनॉमिक, इट रीशेप्स ग्लोबल ऑर्डर। तो मल्टीपोलैरिटी स्ट्रक्चरल है। इकोनॉमिक के सिवाय मल्टीपोलैरिटी में जो अब आपको देखने को मिलेंगे सिनारियो, उसमें आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि जो वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गई, IMF हो गई और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, इन इंस्टीट्यूशंस को जो मल्टीपोलर नेशंस हैं जैसे कि इमर्जिंग नेशंस हैं चाइना, इंडिया, वो रिप्लेस कर सकती हैं because their share in these Western-led institutions is minimal, as a result of which these emerging economies are demanding greater influence। ठीक है, तो वो उनको रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल डी डॉलराइजेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। एंड देन वी विल कम टू राइज ऑफ आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन। तो ग्रोइंग डिवाइड है बिटवीन डेमोक्रेसीज वर्सेस ऑटोक्रेसीज, लिबरलिज्म वर्सेस अथॉरिटेरियनिज्म। तो डेमोक्रेसी में आपको पता है कि जो रूल ऑफ मेजॉरिटी होता है, मतलब अकाउंटेबिलिटी होती है, ट्रांसपेरेंसी होती है रूलर्स की। लेकिन रिसेंटली जो हमें ट्रेंड नज़र आ रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि डेमोक्रेसी बैकस्लाइड कर गई है। प्रोटेस्ट सप्रेस किए जा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच को भी सप्रेस किया जा रहा है और जर्नलिस्ट को भी बहुत जानी नुकसानी खतरा है।
एंड पोलराइजेशन हिंडर्स कलेक्टिव एक्शन। मतलब जो नैरेटिव है पब्लिक का वो डिवाइडेड है, पॉलिटिशियंस भी डिवाइडेड हैं, सोसाइटी भी डिवाइडेड है, जिसकी वजह से एक कलेक्टिव एक्शन अगेंस्ट ग्लोबल थ्रेट्स इज थ्रेटेंड। ठीक है, अब हम आते हैं राइज ऑफ नेशनलिस्ट पॉपुलिज्म। तो यूएसए में आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में ट्रंप, और इंडिया में मोदी की शक्ल में हमें पॉपुलिज्म नज़र आ रही है। पॉपुलिज्म क्या होती है? वो लीडर्स जो प्रोटेस्ट में, रैलीज़ में ये डिक्लेयर करते हैं कि हम जो हैं लोगों की भलाई के लिए लीड कर रहे हैं, और जिसकी वजह से वो इंस्टीट्यूशंस वगैरह को सप्रेस करते हैं। जैसे जुडिशरी होती है, इंडिपेंडेंट होती है, तो उसको भी ये खतरे में डालते हैं बाय कर्टेलिंग देयर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो पॉपुलिस्ट लीडर्स जो हैं वो थ्रेट हैं टू डेमोक्रेसी, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस को अपने इन्फ्लुएंस में लाते हैं, और वो सारी चीज़ें करते हैं जो डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ट्रंप और मोदी ये सारे जो हैं, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, और यूएस इज़ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो ये दोनों डेमोक्रेसीज खतरे में हैं। सो ये सारे ट्रेंड्स हमें नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा चेंजिंग रोल ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। चेंजिंग रोल कैसे हो रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का? तो अंडर डोनाल्ड ट्रंप रिट्रीटेड फ्रॉम लिबरल इंटरनेशनलिज्म। तो आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप बैकस्लाइड कर रहा है फ्रॉम इंटरनेशनल support that the United States provided. For example, UNSC से, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन जनरल असेंबली, वहाँ से वो बैकस्लाइड कराया। उसके अलावा उसने यूनिसेफ वगैरह को फंड देना भी वाजिब नहीं समझा, वहाँ से फंड भी वापस ले लिया। एंड देन वी नो कि ट्रांजैक्शनल एंड नेशनलिस्ट पॉलिसीज़। तो डोनाल्ड ट्रंप क्योंकि एक फॉर्मर जो है बिजनेसमैन है, जिसकी वजह से वो क्या कर रहा है कि ट्रांजैक्शनल अप्रोच ला रहा है पॉलिटिक्स में, जिसका मतलब है कि बिजनेस में आप जब कोई चीज़ देते हैं तो कुछ लेते भी हैं। इसी तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अंडर डोनाल्ड ट्रंप इज़ डिमांडिंग समथिंग इन रिटर्न फॉर गिविंग समथिंग। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि यूक्रेन को बोला गया कि हम आपको इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह फंड वगैरह देंगे अगर आप हमें मिनरल्स जो है स्पेशल और रेयर मिनरल्स यूक्रेन के प्रोवाइड करेंगे। इसी तरीके से वो जो है ट्रांजैक्शनल अप्रोच ला रहा है पॉलिटिक्स में। एंड देन वी नो रिड्यूस्ड कमिटमेंट नेटो एंड मल्टीलेटरलिज्म। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि नेटो जो है एक बड़ा ड्रेन है यूनाइटेड स्टेट्स के फाइनेंशियल रिसोर्सेज पर, और जो पूरा बर्डन है नेटो का वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उठा रहा है, जबकि उसको यूरोपियन नेशंस को भी उठाना चाहिए कुछ बर्डन। उसके अलावा मल्टीलेटरलिज्म, हमें पता है कि जब न्यू पावर्स इमर्ज होते हैं तो सारे चाहते हैं कि हमारे पास भी कुछ पावर और इन्फ्लुएंस हो। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मटेरियलिज्म को हम आने नहीं देंगे, बिकॉज इट इज़ लेड बाय चाइना एंड वी आर द सोल सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड द नीड इज़ देयर इज़ नो नीड टू do such things which threaten the interest of United States of America. And then we discuss about pressured allies to increase defense spending. तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन पावर्स को इंक्लूडिंग जर्मनी थ्रेटन किया, कि प्रेशर किया कि आप जो है अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं, नेटो का डिफेंस बजट बढ़ाएं। तो एंड इट आल्सो प्रेशर्ड यूक्रेन टू इंक्रीज इट्स डिफेंस बजट। एंड और उसने जो है जो फॉरेन एड थी वो भी वापस ले ली है, एक्सेप्ट इसराइल एंड इजिप्ट। डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और इजिप्ट के सिवा
सारे नेशंस की एड जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी, बंद कर दी, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। अब हम आते हैं चाइना स्ट्रेटेजिक अप्रोच। तो चाइना का स्ट्रेटेजिक अप्रोच क्या है? चाइना प्रमोट्स मल्टीपोलैरिटी बट थ्रू स्टेट सेंट्रिक नॉन डेमोक्रेटिक लेंस। तो ये जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, ये कौन लीड कर रहा है? तो ये चाइना है। चाइना चाह रहा है कि जब मल्टीपोलैरिटी आएगी ग्लोबल ऑर्डर में, तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो चाइना को हो गया, क्योंकि चाइना थ्रू वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव ट्रेड कर रहा है कंट्रीज से, और एक जो है ट्रेड टैरिफ्स जो हैं वो रिड्यूस करना चाहता है, और ग्लोबल एरिना में अपना इन्फ्लुएंस जमाना चाहता है थ्रू हिज इट्स गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो होगा वो चाइना को होगा, क्योंकि वो वार में बिलीव नहीं करते और बिलीव करते हैं इन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रूट्स। ठीक है। एक्सपेंड्स चाइना जो है वो एक्सपेंड कर रहा है अपना इन्फ्लुएंस थ्रू ब्रिक्स। ब्रिक्स हमको पता है कि एंड बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ब्रिक्स एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन है जो कि व्यू की जा रही है फ्रॉम ग्लोबल कम्युनिटी एज अ काउंटर बिलो टू वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस। ब्रिक्स में टोटल 10 मेंबर्स हैं एज ऑफ 2025, एंड उसमें इंडिया भी आता है, चाइना भी आता है, रशिया भी आता है, ब्राज़ील आता है, और ये सारे पावर्स मिलकर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लीड कर रहे हैं, और जो वेस्टर्न लेड इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, उन्होंने डिमांड की है कि उनमें शेयर ज़्यादा होना चाहिए और रिफॉर्म्स आने चाहिए यूएनएससी में, ताकि उनका भी वोटिंग पावर ज़्यादा हो। उसके अलावा ब्रिक्स ने एशियन डेवलपमेंट बैंक इस्टेब्लिश की है, ताकि विदाउट इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड कर सकें जो ग्लोबल साउथ की नेशंस हैं, जो कि पुअर हैं और अंडर डेवलपिंग हैं। ठीक है। उसके अलावा जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो भी चाइना प्रोपोगेट कर रहा है। उसके अलावा चाइना जो है वो रेजिस्ट कर रहा है यूएनएससी रिफॉर्म दैट इट माइट वीकन इट्स पावर। आई डोंट नो about this point, but as of my own personal knowledge, I believe China is advocating for UNSC reforms, because currently US has 17% of voting power in UNSC, और जो वीटो पावर है उसकी वजह से बहुत जो है मसले हो रहे हैं, फ़लस्तीन को अपना हक नहीं दिया जा रहा। तो चाइना बोल रहा है कि जो ग्लोबल साउथ के नेशंस हैं उनको भी थोड़ा इन्फ्लुएंस होना चाहिए वोटिंग में, और कुछ वीटो पावर भी होना चाहिए, या फिर लिमिट किया जाए वीटो पावर को सेंसिटिव टॉपिक्स के लिए, फॉर एग्जांपल इसराइल फ़लस्तीन इशू। ठीक है। जहाँ पर जेनोसाइड ब्लेटेंटली कमिट किया जा रहा है। मिलिटरीली असर्टिंग डोमिनेंस इन इंडो पैसिफिक। तो इंडो पैसिफिक में आपको पता है ताइवान है, और चाइना बोल रहा है ताइवान चाइना का इंटीग्रल पार्ट है, जिसकी वजह से वो आर्टिफिशियल आइलैंड्स इस्टेब्लिश कर रहा है इंडो पैसिफिक में, और 9 डैश लाइन जहाँ पर वो अपना कब्ज़ा जमा रहा है साउथ चाइना सी में। ठीक है। उसके अलावा हम नीचे आएंगे, यूरोपियन यूनियन अंडर प्रेशर। तो बैलेंसिंग बिटवीन इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। एक्सटर्नल थ्रेट्स कौन से हैं? एक तो आपका टेररिज्म हो गया, दूसरा आपका क्लाइमेट चेंज हो गया, और तीसरा आपका ये हो गया वार हो गई, जैसे यूक्रेन वार हो गई, रशिया की थ्रेट हो गई। तो ये एक्सटर्नल थ्रेट्स हो गई, और अमेरिका की जो प्रेशराइजेशन है वो भी, और इंटरनल जो फ्रेगमेंटेशन है उसमें आपको पता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में यूरोपियन यूनियन इज़ वीकनिंग डे बाय डे। ट्रेड जो है उसका इशू है, और माइग्रेशन इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो हैं वो भी, और उसके अलावा पॉपुलिस्ट लीडर्स इमर्ज हो रहे हैं, थ्रेट टू डेमोक्रेसी है, ये सारे इंटरनल इशूज़ हैं। उसके अलावा राइज इन पॉपुलिज्म, ब्रेक्सिट एंड इकोनॉमिक नेशनलिज्म, ये सारे इश्यूज डील करने पड़ रहे हैं। इंक्रीजिंग डिफेंस स्पेंडिंग इन पोस्ट यूक्रेन वार।
यूज ब्राज़ील इफेक्ट इज़ डिक्लाइनिंग। ठीक है, तो यू की जो आपको पता है यूरोपियन कमीशन है, उसका जो इन्फ्लुएंस है ऑन यूरोपियन यूनियन नेशंस इज़ आल्सो डिक्लाइनिंग because of emergence of some populist leaders who view their economist and nationalist interests are threatened because of this common organization। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से निकल गई बिकॉज इट व्यूड इट्स पॉलिसीज वर अगेंस्ट द यूरोपियन यूनियन। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन बोल रहा था यूनाइटेड किंगडम को कि आप जो है फॉरेन जो माइग्रेंट्स हैं उनको होस्ट करें, तो उनका शेयर ज़्यादा बढ़ाया गया, लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने सख्ती से मना कर दिया कि हम जो है इमिग्रेशन को सपोर्ट नहीं करते, जिसकी वजह से ब्रेक्सिट लॉन्च किया गया। ठीक है, उसके अलावा हमें पता है कि रोल ऑफ इमर्जिंग पावर्स, तो इंडिया जो है वो ग्लोबल इन्फ्लुएंस चाह रहा है, और इट हैज़ ए $3 ट्रिलियन इकोनॉमी। ठीक है, जीडीपी, जो कि फिफ्थ लार्जेस्ट है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर। फर्स्ट इज़ यूएसए, सेकंड इज़ चाइना, एंड थर्ड इज़ सम अदर पावर्स, आई डोंट नो। उसके अलावा ब्राज़ील जो है वो पुश कर रहा है फॉर रिफॉर्म, और ब्राज़ील ने डी डॉलराइजेशन का जो इनिशिएटिव था वो भी लिया। और उसके अलावा साउथ अफ्रीका जो है वो बोल रहा है कि ग्लोबल गवर्नेंस में इसका शेयर बढ़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल ग्लोबल गवर्नेंस में हमें पता है यूएनएससी हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गए, ये सारी चीज़ें। तो साउथ अफ्रीका बोल रहा है कि हमारा जो वोटिंग पावर है, जो वीटो है, वो सारी चीज़ें हमें देनी चाहिए, बिकॉज वी आर आल्सो इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर हाउस। जापान जो है वो बोल रहा है कि इंक्रीजिंग मिलिट्री प्रिपेयरनेस स्पेशली इंडो पैसिफिक। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया भी आपको पता है कि न्यूक्लियर पावर्स जो है वो परस्यू कर रहे हैं। उसके अलावा हम नीचे आएंगे, रिस्क और अनसर्टेनिटीज़ कौन सी हैं मल्टीपोलैरिटी में, तो वो हम डिस्कस करेंगे। रिस्क और अनसर्टेन, इंक्रीज्ड इनस्टेबिलिटी, कंपटीशन एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इनस्टेबिलिटी बढ़ गई है, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वार हो गया, इसराइल फ़लस्तीन इशू हो गया, मिडल ईस्ट में जो इश्यूज़ हो रहे हैं, ईरान, सीरिया, तुर्की, और उसके अलावा साउथ चाइना सी में इश्यूज़ हो रहे हैं, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया का इशू है, अफ्रीका में आपको पता है युगांडा, सूडान एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो उसके अलावा एशिया में इंडो पाकिस्तान जो राइवलरी है वो भी फ्यूल हो रही है। उसके अलावा हमें पता है कि कंपटीशन भी बढ़ गया है, तो ट्रेड वार शुरू हो गई है, टैरिफ्स लॉन्च किए गए हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड ने बड़ा हिट किया है उसको। टैरिफ्स टैरिफ्स ठीक है, ये सारे इशू हो गए, और जो ग्लोबलाइजेशन का इनिशिएटिव था वो अभी डिक्लाइन हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन बैक सीट कर गई है, बिकॉज नेशंस आर प्रायोरिटाइजिंग देयर नेशनल इंटरेस्ट एंड retreating from internationalism and so on so forth। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, तो ग्लोबल इश्यूज जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, टेररिज्म हो गई, उसमें कोऑर्डिनेशन कम है, मतलब कि नेग्लिजिबल है। तो ग्लोबल लीडर्स फॉसिल फ्यूल्स स्टिल जो है यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, डिस्पाइट द थ्रेट ऑफ climate change and increasing temperature। Global average Earth temperature has increased by 1.5 degrees Celsius in 2025, as a result of which the natural disasters are increasing in frequency and intensity as well। उसके अलावा हमें पता है हार्डर टू बिल्ड कंसेंसस ऑन क्लाइमेट, पेंडेमिक्स, पीस, ईटीसी। मल्टीपोलैरिटी ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज बट आल्सो जियोपॉलिटिकल राइवलरी। तो ये सारे इश्यूज हैं मैनेजिंग मल्टीपोलैरिटी। तो हम कैसे मैनेज कर सकते हैं? नीड फॉर ट्रू मल्टीलेटरलिज्म एंड इंक्लूसिव गवर्नेंस, अवॉइड डबल स्टैंडर्ड्स, मतलब डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंट हो। अगर आप किसी के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं तो आपको
चाहिए कि आप उनके साथ ट्रांसपेरेंट हो और कोऑपरेट करें। ऐसा ना हो कि आप उनको जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन उनसे इंपोर्ट्स नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से एक बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट हो जाता है। ठीक है। उसके अलावा डबल स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल लॉ में आपको पता है कि इसराइल कैसे इम्प्यूनिटी इंजॉय कर रहा है इन फ़लस्तीन। इसराइल इम्प्यूनिटी इंजॉय कर रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू को अरेस्ट वारंट दिया गया बाय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, लेकिन फिर भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और फ्रांस ने उन दोनों को होस्ट किया, जिसकी वजह से हिटलर अपनी कब्र से ये सोच रहा है कि यार मैंने फिर क्या गलत किया, कोई फ़र्क तो नहीं हुआ, वो भी जेनोसाइड कर रहे थे, मैं भी जेनोसाइड कर रहा था, लेकिन आप उसको बेंजामिन नेतन्याहू को होस्ट कर रहे हैं, उसको जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं, और मुझे आप लोगों ने मार दिया, ये तो गलत हुआ ना, ये तो आपका डबल स्टैंडर्ड्स हुआ। उसके अलावा आपको पता है कि रिफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक द यूएन इज़ एसेंशियल। ठीक है। कलेक्टिव ग्लोबल एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिज ट्रस्ट, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट डेफिसिट। ये सारी चीज़ें हो गई। कंक्लूसिवली हम यही बोल सकते हैं कि म्यूनिक सिक्योरिटी रिपोर्ट ने बोला है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर आ गया है, और इमर्जिंग पावर्स इमर्ज, जैसे कि इंडिया, इसराइल और अदर नेशंस इमर्ज कर रहे हैं ग्लोबल एरिना में, और उनका इन्फ्लुएंस भी इंक्रीज़ हो रहा है। और जो चैलेंजेस हैं वो हमें सरपास करने हैं, ताकि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हम इंश्योर कर सकें कि इसमें पीस हो, स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस की। होपफुली आपको समझ हो आई होंगी। एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। इंशाल्लाह यू विल लाइक दिस वीडियो, subscribe and comment so that I can remain motivated and to keep uploading these such kind of videos where you can take some help for your competitive exams. Thank you guys. Allah Hafiz.